2 घंटे से मतदान जारी है। आपको बता दें सुबह 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हो गई। आज सीएम नायब सिंह सैनी ने अंबाला में मतदान किया है। मनोहर लाल खट्टर ने, मनु भाकर ने भी अपना वोट किया है। हिसार में कुमारी सैलजा ने वोट कास्ट किया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है और 2 घंटे हो चुके हैं मतदान को। और आपको बताते हैं सीएम सैनी से बात की है संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का, आइए सुनते हैं। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वोट डाल के आए हैं। सीएम साहब, तीसरी बार बीजेपी सरकार, आप ये नारा लेकर गए हैं जनता के बीच, आज वोटिंग का दिन है, क्या कहेंगे? ये जनता बोल रही है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये लोग बोल रहे हैं। और तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। प्रदेश के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि राष्ट्र की मजबूती में, हरियाणा के विकसित हरियाणा की मजबूती के अंदर आप अपना 100% मतदान करें, कमल के फूल पर करें। कमल का फूल ही विकास की गारंटी है, हाथ भ्रष्टाचार की गारंटी है, और कोई गारंटी नहीं है। कमल का फूल गारंटी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि तीसरी बार बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। 8 तारीख को पता लग, आज ही पता लग जाएगा शाम को। अभी करने वाले हैं, हरियाणा के लोग लगे हुए हैं मजबूती से और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने अपने शासन के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार किए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, किसानों पे अत्याचार किए, युवाओं के ऊपर अत्याचार किए। कौन छोड़ा है इन्होंने? एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ा। हमारे समय के अंदर युवाओं का विश्वास बढ़ा है, महिलाएं सशक्त हुई है, किसान मजबूत हुआ है और गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है। ये कार्य हमारी सरकार ने मजबूती से किया है। लेकिन सर, दलित सम्मान एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन अशोक तंवर आपके दलित नेता चले गए, आप तो शैलजा को बीजेपी में बुला रहे थे। नहीं, कोई वो नया थोड़ी अभी आज ही चला गया। वो तो 2 महीने के बाद जा ही रहा है, कभी किसी में जा रहा है, कभी किसी में जा रहा है। उसके पैर में चक्री है, अपनी राजनीति उसने खत्म कर दी। शैलजा और हुड्डा को राहुल एक साथ लेकर आए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलते। दिलों के अंदर बड़े छेद कांग्रेस पार्टी ने किए हुए। कांग्रेस दलित विरोधी है। ये तो राहुल को अपनी पीढ़ियों की तरफ से दलित, देश के दलितों से माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि हमने 60 वर्षों में आपके लिए कुछ नहीं किया। अच्छा सर, नशे के मुद्दे पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप लोग जवाब मांग रहे हैं, वो तो जवाब नहीं दे रहे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जवाब कहाँ से देगा? फोटो है, साथ में फोटो है ना, जवाब कैसे देगा? जवाब तो तब दे जब कोई फोटो ना हो, फिर कहेगा ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये वो जब तथ्य सामने है, फोटो है, दीपेंद्र के साथ उसकी फ़ोटो है, उदय भान के साथ फ़ोटो है, उसकी फ़ोटोएँ हैं। और 5,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स का मामला। अरे युवाओं को नौकरी देने की बजाय मंच के ऊपर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नशे में धकेल रहे हैं। यही आम आदमी पार्टी का काम है, यही इनका काम है, एक ही डर्रे के ऊपर चल रहे हैं। तो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं नायब सिंह सैनी। और देखिए, कुमारी सैलजा ने हिसार में वोटिंग की है। TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने उनसे बात की, आपको सुनाते हैं। कुमारी शैलजा मतदान करके अभी पोलिंग बूथ से बाहर निकल रही हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। मैम, किस तरह का उत्साह मतदाताओं के बीच आपको दिख रहा है? सुबह से आप भी क्षेत्र में ही घूम रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं, आ रहे हैं और बड़ी खुशी से आ रहे हैं। और शाम तक आप देखेंगे कि और ज़्यादा होगा। हरियाणा में हर तरफ यही आज के दिन उत्साह नज़र आ रहा है, आम नागरिक में, आम वोटर में, कि अब उन्हें बदलाव चाहिए और कांग्रेस की सरकार चाहिए। कितने आश्वस्त हैं आप, क्योंकि आपके नाम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस चुनाव में हुआ और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी आपके नाम का भरपूर इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि कुमार शैलजा जी का जो अपमान हुआ है उसके बदले में लोग बीजेपी को वोट देंगे। देखो, ये क्या मुद्दा उन्होंने, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है क्या? अपनी अचीवमेंट्स दिखाते, अपनी उपलब्धियां दिखाते 10 साल की, वो तो कुछ है नहीं। तो कहाँ ढूंढ रहे हैं कि कैसे चीज़ों के सहारे वो वोट लेना चाहते हैं? देखो, कांग्रेस मजबूत है और मैं कांग्रेस पार्टी की फुट सोल्जर हूँ, सिपाही हूँ। तो दिग्गजों ने वोट डाला है। कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित, आश्वस्त नजर आ रही हैं कुमारी सैलजा। आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। 2 घंटे से वोटिंग हो रही है। 2 करोड़ राज्य में, हरियाणा में 2 करोड़ मतदाता हैं। अब आपको एक और सीट बताते हैं जो कि VVIP सीट है, यानी कैथल पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यहाँ पर मनु भाकर ने, आज एक खिलाड़ी ने आकर, ओलंपियन ने आकर, शूटर ने आकर वोट किया। क्या कुछ कहा मनु भाकर ने, आपको सुनवाते हैं।
सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। वोटिंग के बाद मनु भाकर ने TV9 से बात की, सुना आपने। और इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। हमारे साथ रजनीश रंजन करनाल से जुड़े हुए हैं, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुलाना से जुड़े हुए हैं और कुमार विक्रांत हैं रोहतक से, सुमंत कुमार सिरसा से जुड़े हुए हैं, मोहित मल्होत्रा नारायणगढ़ से हैं और पुनीत शर्मा फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। साथ ही अभिजीत ठाकुर हमारे साथ हिसार से है। करनाल चलेंगे सबसे पहले। करनाल काफी हॉट सीट है रजनीश, और देखा जाए तो प्रतिष्ठा का विषय है करनाल बीजेपी के लिए, तो इस बार इक्वेशन क्या कह रहे हैं और मतदान अब तक कैसा हो रहा है करनाल में? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। करनाल में ये पोलिंग बूथ है और ये पोलिंग बूथ भी इस सीट की तरह ही बहुत हॉट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर आए थे। सबसे पहले उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और यहाँ पर देखिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है मतदाताओं की और सुबह से ही लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में नज़र आ रहे हैं। 2 घंटे से पोलिंग हो रही है और लगातार जो लोगों की संख्या है, वोटर्स की जो संख्या है, तादाद है, वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। लोग अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी पूरी आस्था यहाँ पर जता रहे हैं। तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। ये सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 साल में 3 मुख्यमंत्री इस सीट ने दिए हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर 2 बार मुख्यमंत्री बने और जब उनके बदले नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था, तब भी उपचुनाव में नायब सिंह सैनी को यहीं से उम्मीदवार बनाया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि नायब सिंह सैनी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके करीबी बीजेपी के नेता को यहाँ से टिकट दिया गया है। तो प्रतिष्ठा की सीट ज़रूर ये बनी हुई है दोनों बड़े नेताओं के लिए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ से सांसद भी हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्योंकि दोनों इस सीट से जुड़े हुए हैं और पिछले चुनावों में लगभग 45 से 50 हज़ार वोटों के अंतर से ये नेता चुनाव जीते हैं। तो इस बार बीजेपी की कोशिश यही है कि जो जीत का मार्जिन है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी का जो एक एंटी इनकम्बेंसी को मात देकर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाने की चुनौती होगी। मैं आऊंगी रजनीश आपके पास। आनंद भी हमारे साथ जुलाना से जुड़े हुए हैं। जुलाना पर इसलिए नजर है क्योंकि विनेश फोगाट अपना डेब्यू कर रही हैं और जब वो मैदान में उतरी राजनीति के तो सबकी नजर इस सीट पर है। चरखी दादरी से आती है सीट। क्या कुछ आनंद वहां से आप तस्वीरें दिखा पाएंगे, क्योंकि हमें जानकारी मिली है विनेश फोगाट वोट डालने कुछ देर पहले पहुंची थी। जी देखिए, विनेश फोगाट का वोट यहाँ जुलाना में नहीं है, उनका वोट दादरी में है। वो दादरी में वोट डाल के फिर यहाँ जुलाना जहाँ से चुनाव लड़े यहाँ पहुँचेंगे। अब से कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगी, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया और अभी भी हम आपको दिखा दें कि जो मतदाताओं की जो कतार है अभी भी वैसे ही लंबी की लंबी है। इससे पता चलता है कि मतदाताओं में अपने मताधिकार को लेके, अपने अधिकार को लेके कितना जुनून है, कितना जोश है और किस तरह से ये लोग उम्मीद के साथ यहाँ वोट करने के लिए आए हैं, क्योंकि इनको यहाँ जुलाना में अच्छी सड़कें चाहिए, जो पानी यहाँ भर जाता है बारिश के मौसम में वो उसको निकासी चाहिए। इसके अलावा यहाँ के जो युवा है उनके लिए रोजगार चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये आप देख रहे हैं कि मतदाता यहाँ पे लाइन में खड़े अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी जो लाइन है जस्ट कितना वैसी लंबी बनी हुई है। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे वोटर भी हैं जो कि दिव्यांग है, जिनकी तस्वीर हमने आप कुछ देर पहले दिखाई। आप दिव्यांग है, बावजूद इसके आप यहाँ वोट देने के लिए आई हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आई हैं। क्या सोच के आई हैं, क्या आप चाहती हैं, क्या उम्मीद है आपको? मोदी बना सुतरा डाला जो सुविधा सबकी बना हो हमारे वर्गिया का भी कि में पालन होगा और का भी सबका है भगवान है। जी आप बताइए, आप भी वोट डाल के निकले हैं। जी सर, किस उम्मीद से वोट डाला? क्या उम्मीद है कि जो नई सरकार बनेगी, नया यहाँ पे विधायक आएगा, क्या क्या करेगा यहाँ जुलाना? ऐसा जी, चुनाव जो है प्रजातंत्र का उत्सव है। वोट डालना हमारा नैतिक कर्तव्य है, संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद जो सरकार बनेगी आशा ही है कि बेटर करे, बढ़िया करे। जुलाना की जो स्थिति है वो सबसे खराब है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में, गंदगी में, सफाई में इतना बुरा हम हाल सुन रहे हैं है। जुलाना के इसके बाद मतदाताओं के का सब क्या जगह- कहना है, उनके क्या मुद्दे हैं। रोहतक चलेंगे, कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट तो है, उनका गढ़ माना जाता है। यहाँ क्या इक्वेशन है इस बार के और मतदाताओं के बड़े मुद्दे क्या है रोहतक में? ये देखिए 2004 से 5 से लगातार भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से विधायक हैं। रोहतक से 4 बार वो लोकसभा के सांसद रहे हैं और एक बार फिर रोहतक की गढ़ी सापला किलोई जो सीट है वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और यहाँ के अगर लोगों की बात करें, खासकर कांग्रेस समर्थकों की बात करें, तो वो सबसे यही कह रहे हैं कि आप अपना मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, सभी ये कहते आए हैं कि हम सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन विधायकों की राय लेकर चुनाव के बाद आखिरी फैसला आलाकमान करेगा अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है। लेकिन यहाँ की अगर इस सीट की बात करें, मैं इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा के घर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 बजे भूपेंद्र हुड्डा और उनका जो परिवार है, दीपेंद्र हुड्डा है, वो यहाँ से निकलेंगे और गाँव में जाकर जहाँ उनका वोट है वहाँ पर वोट करेंगे। फिलहाल वो अभी देर रात तक, बताया जा रहा है कि काफ़ी देर रात तक उन्होंने तमाम जो उनके समर्थक उम्मीदवार हैं, तमाम समर्थक हैं, उन सबसे लगातार संपर्क किया, बातचीत करी और आज के वोटिंग के लिए सब कुछ जो कील काटे हैं सियासत के उसको दुरुस्त किया है। तो अब भूपेंद्र हुड्डा का ये आप देख सकते हैं, यहाँ से वो कुछ देर बाद निकलेंगे। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 10 बजे के करीब वो यहाँ से निकलेंगे। और अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आखिरी वक्त में कांग्रेस ने अशोक तंवर को वापसी कराई कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद जो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर जाट वर्सेस अदर्स और साथ ही साथ दलित विरोधी होने का आरोप लगा रही थी, तो कांग्रेस को लगता है कि उसने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, क्योंकि उस मंच पे राहुल गांधी के साथ 8 को नतीजे आ रहे हैं कुमार विक्रांत। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या वापसी करती है राज्य में, बड़ा सवाल है, चुनौती भी है कांग्रेस के लिए। हालांकि पूरी ताकत झोंकी गई। पुनीत शर्मा हमारे साथ आऊंगी कुमार विक्रांत आपके पास। पुनीत शर्मा भी हमारे साथ है फरीदाबाद से, और फरीदाबाद का विधानसभा 6 सीटें आती हैं फरीदाबाद के अंतर्गत, जिसमें अभी बताया जा रहा है 64 प्रत्याशी हैं। पुनीत, वहां का सूरत हाल बताइए, माहौल क्या है, वोटर्स पहुंच रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? सुबह 7 बजे से ही फरीदाबाद में वोटर्स काफ़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हुए हैं। इस वक्त हम तिगांव विधानसभा इलाके में मौजूद हैं और कैंडिडेट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना वोट डालने आए हैं। इस वक्त रोहित नागर कांग्रेस हैं। रोहित, कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं, अपनी जीत को आप कितना सुनिश्चित मानते हैं? देखिए, जीत हम पूरी तरीके से सुनिश्चित मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किए। 5 साल में भाजपा के विधायक भी रहे, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। टूटी सड़कें रही, सीवरों की दिक्कत रही, बेरोजगारी रही, महंगाई की मार रही। इसको देखते हुए आज लोगों ने बदलाव का मन बना चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2 बार से वो रही है, अब की बार तीसरी बार बीजेपी सरकार, नारा चल रहा है। अगर काम किए होते तो अपना मुख्यमंत्री बदलने की नौबत क्यों आ जाती, मैं पूछना चाहता हूँ। आज नौबत ये आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खट्टर साहब के फ़ोटो तक पोस्टर्स हटाने का काम किया है। तो अगर काम किया होता तो फ़ोटो हटाने की ज़रूरत ना पड़ती। आप समझिए, लोग, हरियाणा की जनता आज इस बात को समझ चुकी है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करने का काम करती है, और वो झूठ का जवाब आज 5 तारीख को हरियाणा की जनता इस बात का फैसला कर चुकी है। बिल्कुल पुनीत, कांग्रेस को काफी भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि इस बार बदलाव होंगे। नारायणगढ़ चलेंगे, मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मोहित, नारायणगढ़ की इक्वेशन इस बार क्या है, जनता के मुद्दे क्या है और मतदान का फिलहाल क्या हाल है? देखिए, नारायणगढ़ सीएम नायब सिंह सैनी का घर है। इस वक्त उनका काफिला यहाँ से निकला है। सुबह से यहाँ पर वो मौजूद थे, रिलैक्स मूड में नज़र आ रहे थे, वोट डाला अपने परिवार के साथ। हालांकि नारायणगढ़ सीट पर अगर हम कहें तो कुछ साल पहले तक यहाँ से विधायक हुआ करते थे नायब सैनी, लेकिन इस बार वो नारायणगढ़ नहीं बल्कि जाकर चुनाव लड़ रहे हैं लाडवा विधानसभा सीट से। हालांकि वोट डालने यहाँ पर आए थे, वोट डालकर उनका काफिला निकला है। ये नायब सैनी का घर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब बात की तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और उन्होंने कहा कि तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, दावा उन्होंने किया। और फिलहाल वो अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। वहां से वो लोगों से मिलेंगे, बूथों पर जाकर चेक करेंगे किस तरह का मतदान हो रहा है। तो काफ़ी रोचक मुकाबला है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। और सीएम नायब सिंह सैनी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना था कि कांग्रेस भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और 8 अक्टूबर को जब नतीजे घोषित होंगे तब ये बात साफ हो जाएगी
कि बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है। ठीक, हमारे साथ मोहित बने रहिए, हमारे साथ सुमन भी मौजूद हैं सिरसा से, जल्दी से उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। और सिरसा सीट में 5 विधानसभा सीट आती हैं यहाँ पर, और कई प्रत्याशी यहाँ पर भी है, 60 से ज़्यादा प्रत्याशी यहाँ पर भी है। सुमन, इन चुनावों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी है जिन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया, बाकी सभी पार्टियों का गठबंधन है। सिरसा में अभी कुछ देर पहले दुष्यंत चौटाला ने वोट डाला है, वहाँ पर इस वक्त तस्वीरें क्या हैं? देखिए, मैं बाल भवन पोलिंग बूथ पे था, दुष्यंत चौटाला वोट डालने, और उन्होंने साफ कहा कि रीजनल पार्टी ही ओरिजिनल पार्टी है और इस बार जो क्षेत्रीय पार्टी है उनकी सरकार बनाने में बेहद अहम भूमिका होगी। लेकिन अब मैं जिस पोलिंग बूथ पे मौजूद हूँ, ये परशुराम चौक है सिरसा का, और यहाँ आपसे थोड़ी देर बाद जो सिरसा से सिटिंग विधायक हैं और हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार हैं गोपाल कांडा, वो मतदान करने के लिए आएंगे। तो ये भी शहर का हाई प्रोफाइल बूथ है और गोपाल कांडा को इनेलो और बसपा गठबंधन भी सपोर्ट कर रही है, और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी एक तरीके से परोक्ष समर्थन दिया, उनका भी नामांकन वापस हुआ। तो सिरसा सीट पर अगर आप देखें तो मुख्य मुकाबला गोपाल कांडा और जो कांग्रेस के विधायक है गोकुल सेतिया उनके बीच में, क्योंकि पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर महज 600 वोटों से गोकुल सेतिया गोपाल कांडा से हारे थे। इसके अलावा मैं निधि बता दूं कि 2-3 और विधानसभा सीट है सिरसा का जो हाई प्रोफाइल है, यही रानिया विधानसभा सीट है जहां दादा पोते के बीच मुकाबला है। रंजीत चौटाला और अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला के बीच में मुकाबला है। इलाहाबाद सीट पे अभय चौटाला खुद चुनावी मैदान में है। लेकिन इन सबके बीच निधि सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिरसा की जनता के मन में क्या चल रहा है और वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पे सिरसा की जनता वोट कर रही है। कुछ मतदाता हमारे साथ आ चुके हैं, आप सब वोट करके आ गए। जल्दी से आप लोगों से पूछ लेते हैं, सिरसा सीट इस बार बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, सबकी नजर है, वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप वोट करके आई हैं आज? सर, सिरसा का विकास अच्छा हो और सिरसा में बहुत सी कमी है, कहीं सफाई नहीं है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है बारिश के दिनों में, गली गली पानी भरता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होती है। साफ सफाई और ड्रेनेज सिस्टम, एक युवा मतदाता भी है, दिखाइए आप वोट डाल के आए, क्या किस मुद्दे पे वोट किया? सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं फर्स्ट टाइम वोट करके आया हूँ। यस सर, और मेरे वोट दे काफ़ी अच्छा लगा है। और सर, मैं सिरसा की डेवलपमेंट के लिए और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट में बेसिकली डेवलपमेंट के लिए ही वोट डाल के आऊँ, सिरसा का विकास एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर मतदाता आज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। अभिजीत ठाकुर के पास चलेंगे, हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए। हिसार विधानसभा की बात करें अभिजीत, तो क्या बीजेपी तीसरी बार यानी हैट्रिक लगा पाएगी? एक बड़ा सवाल है हिसार को लेकर, बड़े मुद्दे इस बार क्या हैं हिसार में, और तस्वीरें भी दिखाइए, मतदान कैसा हो रहा है? बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ पर मतदान में लोगों में उत्साह जरूर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर हम बताएं तो ये एक स्कूल प्रेमाइसेज है, यहाँ पर अलग अलग हॉल बनाए गए हैं जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं हो रही है यहाँ पर मतदान करने में। तो इस बात की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है कि लोग बहुत आराम से यहाँ पर आएँ और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करके जाएँ। अगर बात करें मतदाताओं के उनके मुद्दे की, तो सब प्रमुख रूप से सिरसा में 2 हॉट सीट मानी जा रही, जो कि सिरसा एक शहर है प्रमुख रूप से, उसके अलावा आदमपुर है। आदमपुर में चूंकि बिश्नोई परिवार की जो साख है 16 बार से लगातार चुनाव जीतने की, वो दांव पर है। 17वीं बार वो जीत दर्ज करेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हिसार में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है क्योंकि सावित्री जिंदल जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, उनके सामने कमल गुप्ता बीजेपी के हैं जो कि कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं हरियाणा सरकार में। उसके अलावा कांग्रेस के जो रामनिवास है उनका भी दावा यहाँ पर मजबूत माना जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें मतदाताओं से, तो हमारे साथ कुछ मतदाता भी हैं जो कि मतदान करके अभी बूथ के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और आधी आबादी की बात करते हैं तो महिला वोटरों की भी आवाज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप लोग जब वोट करने गए तो क्या मुद्दे आप लोगों के दिमाग में थे? जो हिसार की जनता है उनके दिमाग में क्या मुद्दे? सर, हिसार की जनता में सबसे पहला मुद्दा जो है, जो हमारी सड़कें खराब हो रखी हैं, हल्की सी बारिश होती है सारा पानी भर जाता है। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, अच्छी शिक्षा की बात की जाए, तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको देख के हमने वोट किया है। और आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आप ये भी सोच रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा या फिर बिल्कुल परिवर्तन होगा सर। इस बार टॉर्च की रोशनी आएगी हिसार में। जो रैली हुई थी उसमें भी सब बिल्कुल साफ दिखा दिया था हिसार की जनता ने कि वो किसको लाना। अपना विचार बता दिया। आप लोग जब मतदान करने जा रहे थे तो क्या मुद्दे दिमाग में रखे थे? क्या घरेलू मुद्दे भी थे इसमें कि महंगाई या फिर और भी चीजें मुद्दे होते? हाँ जी, वो हमारी माता ही जीतेंगी, मेरी माता जी का ही जीत है। अच्छा, और भी मतदाता हमारे साथ हैं। आप लोग जब मतदान करने जाते हैं तो क्या मुद्दे ध्यान में रखते हैं, ये बताइए।
ये बोल रहे हमने। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का एक तो विकास इनका मुद्दा है, दूसरा जो एक लॉयल्टी है वो भी कहीं ना कहीं बातचीत में दिखाई देती है कि वो जो वोटर हैं वो किनको मतदान करना चाहेंगे। तमाम मतदाता यहाँ पर लगातार जो है वो वोट करके बूथ से बाहर आ रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। युवा भी हैं और सभी उम्र वर्ग के जो मतदाता हैं लगातार वोट कर रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि जब बटन दबाते हैं आखिर में तो फिर क्या मुद्दे दिमाग में रहते हैं? मुद्दे सबसे पहले तो हैं जो भी प्रत्याशी है हमारे बीच में रहने वाला हो, और जो मेन मुद्दे हैं एक तो है पानी की समस्या, एक जल भराव की समस्या, एक जो सुरक्षित समाज, ये 3 मुद्दों को हम लेके चलते हैं। आपने भी वोट डाला है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? सेकंड टाइम। हाँ, तो आप यूथ हैं, आपने वोट डाला तो क्या पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था या फिर आपने खुद विचार किया? नहीं, खुद विचार किया। क्या विचार किया ये बताइए? कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में जैसे सड़कों की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा की है, तो और प्रत्याशी जो भी हो वो हमारे बीच में रहे, इस चीज़ को मद्देनजर रख के हमने वोट डाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो क्या वाकई हिसार में महिला सुरक्षा एक मुद्दा है? इस मौजूदा सरकार में ये मुद्दा रहा है और आप लोग ने जब वोट किया तो क्या सोचा? नहीं, बाकी ये सिर्फ हिसार की बात नहीं, ये तो पूरे भारतवर्ष की बात है, मतलब पूरे इंडिया में ही है। तो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को तो मद्देनजर रखा ही है, उसके अलावा एक ऐसे प्रत्याशी को वोट दिया जो सिर्फ बातों से ना काम चलाए, जो कहा गया है उसको पूरा करे। तो महिलाओं की मांगे क्या है? महिलाएं क्या सोचकर वोट डालने आई हैं? बुजुर्ग क्या सोचकर वोट डालने आए हैं? तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभिजीत, एक जो वोटर वहां पर पहुंचा है उन्होंने अपने मुद्दे भी बताए हैं और अब देखना होगा कि क्या होता है हरियाणा का भविष्य, क्योंकि आज 90 विधानसभा सीटों का जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का, अलग अलग जगह से हमें इस वक्त अपडेट बताने के लिए। इस वक्त क्या माहौल है वहां पर और वोटिंग चल रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, चुनाव से पहले पीएम मोदी राज्य को 56,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें देने जा रहे हैं। चुनावी राज्य महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तोहफों की बरसात हो रही है। पीएम मोदी आज राज्य के दौरे पर जा रहे हैं, जहां 56,100 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले महाराष्ट्र के वाशिम जाएंगे और करीब 11:15 बजे पोरवती में स्थित जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 11:30 बजे प्रधानमंत्री बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। मोदी दोपहर 12 बजे वाशी में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित करीब 23,300 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। शाम 4 बजे ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम 6 बजे मुंबई मेट्रो लाइन 3 फेज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बीकेसी और सांता क्रूज स्टेशनों के बीच खुद मेट्रो का सफर भी करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त वितरित करेंगे, जिससे लगभग 9.4 करोड़ लाभार्थियों तक 20,000 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। और राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल कोल्हापुर में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसके बाद संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हरियाणा के बाद राहुल गांधी अब मिशन महाराष्ट्र में जुट गए हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। चुनावी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राहुल गांधी सबसे पहले राष्ट्रीय शाहू समाधि स्थल पर जाएंगे। इसके बाद वो इसके कोल्हापुर पहुंचेंगे। यहाँ पर वो बवाड़ा के भगवा चौक पर बनी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद राहुल गांधी यहाँ संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में 1,000 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया है। इस सम्मेलन में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर कोल्हापुर जाने वाले थे, लेकिन शुक्रवार को होने वाला दौरा स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि तकनीकी कारणों से राहुल गांधी का विमान नहीं उड़ पाया था, जिसकी वजह से वो कोल्हापुर नहीं जा पाए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संविधान को लेकर राहुल गांधी के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति का विपक्ष का नेता बनना हमारे देश के लिए श्राप है। राहुल गांधी जैसा इंसान इस देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना, यह हमारा देश के ऊपर में एक श्राप है।
जो आदमी ना संविधान को पढ़ा है, ना संविधान का स्पिरिट को समझते हैं, जिसके पूरे परिवार ने बाबा साहब अंबेडकर को अपमान किया, उसके मुंह से संविधान का शब्द निकलना भी अपमान है। मैं ये मानता हूं कि ऐसा इंसान को संविधान के किताब के ऊपर हाथ लगाना भी उचित नहीं है। ये तो हमारा बदकिस्मती से ऐसा आदमी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना है और मुझे डील करना पड़ता है। मेरे अपने SC ST कम्युनिटी के लोग, हमारे बौद्ध समुदाय के लोग राहुल गांधी को रिसीव करने जाते हैं, उसके जयकर लगाते हैं, तो आपको धिक्कार है, शर्म आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम आज भी बेवकूफ बने रहेंगे तो फिर बाबा साहब के आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। और जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। बैठक के लिए राज्य के 13 वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। रिजल्ट के बाद सरकार के गठन को लेकर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में रिजल्ट आने से पहले ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मतगणना से पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर चर्चा के लिए पार्टी के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया है। राजधानी दिल्ली में खास रणनीति बनाने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं की मीटिंग होने वाली है। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी आला कमान ने जम्मू कश्मीर इकाई के 13 शीर्ष नेताओं को आज एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए आज बुलाया है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव पर फीडबैक लिया जाएगा। चुनाव परिणामों के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए रणनीति पर मंथन होगा। बैठक में निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ संभावित गठबंधन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में संभावित विजेता हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राम माधव को कश्मीर मिशन सौंपा गया है, जहां वो जम्मू कश्मीर में अगली सरकार स्थापित करने के लिए बीजेपी के विकल्प तलाशने के लिए विभिन्न दलों के संपर्क में है। और अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत से उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने खास प्लान भी बना लिया है। हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाद बीजेपी दिल्ली विधानसभा की तैयारियों में जुटने जा रही है। इसके तहत इसी महीने दिल्ली में बीजेपी का चुनावी महाअभियान भी शुरू हो जाएगा। पार्टी दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जल्द ही पदयात्रा शुरू करेगी, जिसके जरिए बीजेपी केजरीवाल का चक्रव्यूह तोड़ने की तैयारी में है। दिल्ली में फरवरी में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। 70 के 70 सीटों पर हम लोगों ने अपने पोलिंग बूथ पर पन्ना प्रमुख स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जैसे सड़कों पे खड्डे हैं, जैसे पीने के पानी की दिक्कत है, जैसे कि स्कूलों की दुर्दशा है, जिस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक फेल हो गए हैं, ये सब विषय हम लोगों तक लेकर जा रहे हैं और लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने तय किया है कि दिल्ली में वो अपने ज्यादातर पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। बीजेपी इस बार 50% से ज्यादा नए चेहरों को उम्मीदवार बनाएगी। लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों को दिल्ली विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत लगाएंगे। इससे पहले उन्होंने 22 सितंबर को भी जंतर मंतर पर जनता की अदालत में केजरीवाल कार्यक्रम रखा था। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत लगाएंगे। वो ऐलान कर चुके हैं कि जब दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी, तभी वो दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने खड़े हैं, उनकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ईमानदारी का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल जी को देगी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। डीटीसी की बसों से हटाए गए मार्शल्स के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी और एलजी मुद्दे से भाग रहे हैं। आज पूरी दिल्ली के अंदर ये माहौल है, एक तरफ सारी दिल्ली खड़ी है, एक तरफ उपराज्यपाल विनय सक्सेना खड़े हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे दिल्ली बनाम एलजी में दिल्ली जीतेगी, एलजी हारेगी। तो दिल्ली चुनावी मोड में आ चुकी है। इधर अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने दावा कर दिया है कि राज्य में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी।
झारखंड में सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार दौरे पर हैं। वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। चंपई सोरेन का दावा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से भगा देगी। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों की संपत्ति वापस दिलाएंगे। झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकारी बनने जा रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। हर जगह समस्या है। कल हम संताल परियोजना किया, उमाड़ के आगे आदिवासी लोग आ गया। वहाँ जब बांग्लादेशी घुसपैठी के चलते जो समस्या उत्पन्न हुआ, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गया है। माँ बहन बहू बेटी का इज्जत सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के बारा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अनुशासित और मजबूत हिंदू समाज बनाना संगठन के शताब्दी वर्ष की प्राथमिक लक्ष्य है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के राजस्थान दौरे का आज तीसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को उन्होंने राज्य के सभी जिला और क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है, अब इसे और अधिक प्रगतिशील, सक्षम और मजबूत बनाना होगा। आरएसएस के शताब्दी वर्ष का मकसद अनुशासित और मजबूत हिंदू समाज का निर्माण करना है। शताब्दी वर्ष को उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य संगठन के संस्थापक के देखे गए सपने को साकार करना होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अपरिचित से परिचय बढ़ाना, परिचित को मित्र बनाना, मित्र को स्वयंसेवक बनाना चाहिए, क्योंकि रोजाना शाखा से ही समाज के लिए योग्य स्वयंसेवक बनेंगे। संघ प्रमुख ने बारा में मांगरोल रोड पर बने प्राचीन प्यारे राम मंदिर के दर्शन किए और स्वयं सेवकों के साथ शिव मंदिर परिसर के बाहर पौधारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर 51 पौधे लगाए गए, जिनकी देखभाल करने का संकल्प स्वयं सेवकों ने लिया है। और एक बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 28 नक्सली ढेर कर दिए गए। मौके से AK-47 और SLR बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और दंतेवाड़ा सीमा के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। DRG, STF और बस्तर फाइटर के इस संयुक्त ऑपरेशन में कई नक्सली ढेर हो गए। जवान दंतेवाड़ा के जंगलों में सर्च अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुठभेड़ के लिए जवानों को बधाई देते हुए कहा कि 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान AK-47 राइफल और SLR सहित हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। इंटेलिजेंस के अधिकारियों को जानकारी मिली थी, जिसके बाद DRG, STF और बस्तर फाइटर के करीब 250 जवानों की टीम को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। मौड़ के जंगलों में लगभग 70 की संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी के साथ जवानों की सीधी मुठभेड़ हुई। नेदूर थुलथुली के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में सटीक जानकारी के साथ जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेरने में सफलता मिली। और नक्सलवाद से निपटने को लेकर 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई है। बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद से निपटने के लिए 7 अक्टूबर को एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री करेंगे। इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि, गृह सचिव, IB चीफ, अर्धसैनिक बलों के DG, NIA, DG सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा सीमा पर हुए नक्सल ऑपरेशन के बारे में जानकारी देंगे। गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाई कर दिया जाएगा। MHA इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर बड़ी योजना बना रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग को रोका गया था, वैसे नक्सलियों को हो रही फंडिंग रोकने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। गृह मंत्री ने पिछले महीने अपने छत्तीसगढ़ दौरे में नक्सल प्रभावित 7 राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक ली थी, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा की गई थी।